चुनाव और प्रतिनिधित्व। परिचय। क्या आपने कभी शतरंज खेला है? यदि उसमें काला घोड़ा ढाई घर चलाने के बजाय सीधे चलने लगे तो क्या होगा? या क्रिकेट के खेल में यदि अंपायर न हो तो क्या होगा? प्रत्येक खेल में हम कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाएगा। इस तरह प्रत्येक खेल में एक निश्चित निष्पक्ष अंपायर होना चाहिए जिसके निर्णयों को सभी खिलाड़ी स्वीकार कर लें। खेल शुरू करने से पहले ही हमें नियमों और अंपायर के बारे में सहमति बनानी पड़ेगी। जो खेल के बारे में सत्य है वही चुनाव के बारे में भी सत्य है। चुनाव संपन्न कराने के भिन्न भिन्न नियम और व्यवस्थाएं हैं। चुनाव का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं। हमें चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक मशीनरी भी चाहिए। चूंकि ये दोनों ही निर्णय चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही लिए जाने चाहिए, इसीलिए इन्हें सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। अतः चुनाव के बारे में इन मूलभूत निर्णयों को लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिखा दिया जाता है। इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधि के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अपने संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है, हम उसके महत्व और चुनाव कराने की निष्पक्ष मशीनरी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के आशय पर प्रकाश डालेंगे। इस संबंध में संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, हमें उन्हें भी देखेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से आपको निम्नलिखित बातों का पता चलेगा। चुनाव की विभिन्न विधियां, अपने देश में चुनाव व्यवस्था की विशेषताएं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्व और चुनाव सुधार पर होने वाली बहस। चुनाव और लोकतंत्र। आइए हम अपने से ही चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में दो प्रश्न पूछकर अध्याय की शुरुआत करें। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? पिछली कक्षाओं में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके उदाहरण का प्रयोग करते हुए हमें इन प्रश्नों पर चर्चा करनी चाहिए। पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारी ध्यान पिछले चुनाव पर चला जाता है। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं। हम प्रायः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। अनेक लोग की स्थानीय सरकारें, खासतौर से ग्राम सभाएं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण है। लेकिन जब लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। इसीलिए जनता के शासन का अर्थ सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से है। ये कार्टून बुझें शंकर चिल्ड्रेन बुक्स कार्टून इलेक्शन इन द AIR 17 फरवरी 1997 1957 की कहानी है। कहा जाता है कि चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है, लेकिन इस कार्टून में उस एक आफत के रूप में दिखाया गया है। क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा? कार्टून आफत के रूप में दिखाया, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिक की सीमित भूमिका है। वे इन नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते। नागरिक उसमें प्रत्यक्ष
नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। जिस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाएं, उसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा प्रश्न हमें इस बात की याद दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। वास्तव में लोग गैर लोकतांत्रिक शासन स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। इसके लिए वे चुनाव को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उनके शासन में कोई खतरा न हो। क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनाव के उदाहरण दे सकते हैं? आपकी राय में कौन सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है? किसी देश में चुनाव को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित कराने के लिए क्या करना चाहिए? इस बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका पर छोड़ देता है। ये मूलभूत नियम सामान्यतः हमें बताते हैं कि कौन मत देने के लिए योग्य है, कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतदाता अपनी प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति भारत का संविधान भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। आप देख सकते हैं कि इसमें पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सके। अंतिम 2 प्रश्न का लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व। ये चित्र में इन नियमों को संविधान में लिखने की क्या जरूरत है? इन्हें संसद क्यों नहीं तय करती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये नियम चुनाव से पहले सभी दल मिलकर तय करें? इस अध्याय में हम चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधानों के इन 2 पहलुओं की चर्चा करें। खुद करने के लिए, खुद सीखने के लिए भारत तथा किसी अन्य देश के चुनाव के संबंध में अखबारों की खबरों को काटें, उन कतरनों को निम्न वर्गों में बांटे। प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, मतदाताओं की योग्यता, चुनाव की भूमिका। यदि आपके पास इंटरनेट है तो आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http ECI गवर्नमेंट इन और ACE प्रोजेक्ट इलेक्टोरल नॉलेज नेटवर्क की वेबसाइट http ACE प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर जाएं और इन विषयों पर 4 देशों के बारे में सूचनाएं एकत्र करें। भारत में चुनाव व्यवस्था। ऊपर आपने चुनाव के विभिन्न विधियों या व्यवस्थाओं पर गौर किया होगा। आपको आश्चर्य भी होगा कि यह सब क्या है। आपने चुनाव के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन चुनाव के विभिन्न तरीके क्या हैं? चुनाव संचालन करने की एक व्यवस्था है। इसके लिए प्राधिकार, अथॉरिटी और नियम भी हैं जो बताते हैं कि क्या करें और क्या न करें। क्या चुनाव व्यवस्था का यही अर्थ है? आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्यों संविधान में यह लिखने की जरूरत पड़ी कि मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे। क्या यह स्वयं ही स्पष्ट नहीं है? लोग जानते हैं कि जाते हैं और वोट देते हैं। जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना जाता है। पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव होते हैं। हमें इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए? हमें इसीलिए सोचना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न उतना सरल नहीं है जितना हमें लगता है। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में ही इतनी लीन हैं कि हमें लगता है कि कोई और तरीके से हो ही नहीं सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और उसकी इच्छा ही तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा, लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं और उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल जाता है कि जीत किसकी होगी। कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें बड़े दलों
खुद करें, खुद सीखें, अपनी कक्षा में चुनाव संपन्न कर 4 कक्षा प्रतिनिधि को चुने। चुनाव निम्न 3 अलग अलग तरीके से करें। प्रत्येक छात्र एक वोट दे सकता है। जिन 4 छात्रों को सबसे अधिक वोट मिले उन्हें चुना जाए। प्रत्येक छात्र के पास 4 वोट हैं, जिसे वे चाहें तो वह एक ही प्रत्याशी को दे दें या उसे अन्य प्रत्याशी में बांट दें। जिन 4 छात्रों को सबसे अधिक वोट मिले उन्हें चुना जाए। प्रत्येक छात्र विभिन्न प्रत्याशियों को वरीयता क्रम में वोट दें और गणना की व्यवस्था वह हो जो राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में प्रयोग की जाती है। इस विधि का आगे वर्णन किया गया है। क्या इन सभी तरीके से चुनाव कराने पर वही 4 लोग चुनाव जीते? यदि नहीं तो क्या फर्क पड़ा और क्यों? को लाभ पहुंचता है। कुछ नियमों से छोटे खिलाड़ी दलों को मदद मिलती है। कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में जाते हैं तो अन्य अल्पसंख्यकों को संरक्षण देते हैं। आइए हम एक नाटकीय उदाहरण से समझें कि ऐसा कैसे होता है। जो सबसे आगे वही जीते। इस अखबार की कतरने को देखिए। यह भारतीय लोकतंत्र के एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में है। 1984 में लोक नव भारत टाइम्स पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत मिला। हेगड़े सरकार का इस्तीफा। ये भारतीय लोकतंत्र का रविवार संस्करण में दिया गया है। सभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों के 80% से भी अधिक है। लोकसभा चुनावों में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। इस चुनाव से क्या पता चलता है? कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीट मिली। क्या इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक 5 भारतीय नागरिक में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया? वास्तव में नहीं। नीचे दी गई तालिका को देखें। कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उसमें से केवल 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन पार्टी को 80% से अधिक सीटें मिली। अन्य दलों के प्रदर्शन को देखें। भाजपा को 7.4% वोट मिले, लेकिन 1% से कम सीटें मिली। ऐसा कैसे हुआ? 50% से भी कम वोट और 80% से अधिक सीटें। क्या यह ठीक है? हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी गड़बड़ी व्यवस्था को कैसे स्वीकार किया? 1984 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख दलों द्वारा प्राप्त वोटों और सीटों। पार्टी परसेंट वोट में सीटें कांग्रेस 48%, 415, भाजपा 4.72, जनता पार्टी 6.710, लोक दल 5.73, माकपा 5.722, तेलुगु देशम 4.31, द्रमुक 2.32, अन्ना द्रमुक 1.612, अकाली दल 1.7, असम गण परिषद 1.7। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। इस व्यवस्था में पूरे देश में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और उसे निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली फास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। चुनाव दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है। इसे बहुल्यवादी व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। आइए अपने उदाहरण की ओर लौटे। कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज्यादा सीटें इसलिए मिली क्योंकि अनेक निर्वाचन क्षेत्र में जहां उसके प्रत्याशी जीतते उन्हें 50% से कम वोट मिले। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हो तो जीतने वाले प्रत्याशियों को प्रायः 50% से कम वोट मिलते हैं। सभी हारने वाले प्रत्याशियों के वोट बेकार चले जाते हैं क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों या दलों को कोई सीट नहीं
मिलती। मान लीजिए कि किसी पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलते हैं, लेकिन अन्य प्रत्याशी को उससे भी कम वोट मिलते हैं। उस स्थिति में केवल 25% या उससे भी कम वोट पाकर कोई दल सभी सीटें जीत सकता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, तो आइए इसकी तुलना इजराइल से होने वाले चुनाव से करें, जहां एक बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है। इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोट में हिस्सा मिलता है। आगे बात देखें। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है। जितनी पार्टी का कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं। कुछ देशों जैसे इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। दूसरे तरीका अर्जेंटीना या पुर्तगाल में देखने को मिलता है, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी पार्टी प्रत्येक निर्वाचन के लिए अपने प्रत्याशी को एक सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशी को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, न कि उनके प्रत्याशी को। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उस आधार पर उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती है। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक। इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इजराइल में चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। वहाँ विधायक नेसेंट के चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं। प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्याशी की एक सूची जारी करती है, लेकिन मतदाता प्रत्याशी को नहीं वरना पार्टियों को वोट देते हैं। प्रत्येक पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में ही विधायिका में सीटें मिलती हैं। इससे सीमित जनाधार वाली छोटी पार्टियों को भी विधायिका में कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाता है। शर्त यह है कि विधायक में सीटें पाने के लिए न्यूनतम 3.25% वोट मिलने चाहिए। इससे प्राय बहुदलीय संगठन सरकार में बनाती हैं। सारणी 2015 के निम्नलिखित सारणी में नेसेंट के चुनाव परिणाम दिए गए हैं। इसके आधार पर आप यह पता लगा सकते हैं कि विभिन्न पार्टियों को कितने प्रतिशत सीट मिले। पार्टी का नाम, कुल मतों की प्रतिशत, सीट, कुल सीटों का प्रतिशत। लिकुड 23.4, 30, जियोनेस्टिक सीवर 18.67, 24। संयुक्त सूची हदास लोकतांत्रिक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सभा नवीनीकरण के लिए अरब आंदोलन, संयुक्त अरब सूची 10.61, 13। ईएस एडिट 8.82, 11। कालूनू 7.49, 10। अबियत हो ये हुदी 6.76, 8। सास 5.747, 7। इजराइल बाइडेनु 5.106, यूटीजे 4.996, इजराइल का वाम पक्ष 3.935, अन्य दल 4.510। कुल सीटें 120 दलों के प्रतिनिधि होते हैं। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अपर्याप्त चुनाव के लिए ही सीमित रूप में अपनाया है। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधानसभा परिषदों के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधि चुनाव व्यवस्था की तुलना। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत समानुपातिक प्रतिनिधि पूरे देश की छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। पूरा देश
एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदाता प्रतिशत को वोट देता है। मतदाता पार्टी को वोट देता है। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में अधिक या कम सीटें विधायक में मिल सकती हैं। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायक में सीटें हासिल होती हैं। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं है कि वोटों का बहुमत 50% प्लस एक मिले। विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। उदाहरण यूनाइटेड किंगडम और भारत हैं, जैसे कि इजराइल और नीदरलैंड हैं। राज्यसभा में चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तीसरा स्वरूप हमें भारत में राज्यसभा चुनाव में देखने को मिलता है। ऐसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है। राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देते हैं। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है, जो निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर निकाला जाता है। कुल मतदाता बटे कुल विजयी उम्मीदवार प्लस एक। उदाहरण के लिए यदि राजस्थान में 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनना है, तो विजयी उम्मीदवारों को 200/4 + 1 तो यानी 200/5 + 1 40 + 1 बराबर 41 वोट की जरूरत पड़ेगी। जब मतगणना होती है तब उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है। प्रथम वरीयता वोट की गणना के बाद यदि प्रत्याशी को वांछित संख्या वोटों का कोटा नहीं प्राप्त कर पाती तो पुनः मतगणना की जाती है। ऐसा उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले हैं। उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। ऐसा करने में प्रत्येक मतपत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक वांछनीय संख्या 4 के बराबर प्रत्याशियों को विजयी घोषित नहीं कर दिया जाता है। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई? इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं है। यदि आपने ऊपर बॉक्स में राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ा होगा तो आपकी समझ में आ गया होगा कि यह प्रक्रिया काफी जटिल है, जो किसी छोटे देश में तो लागू हो सकती है पर उपमहाद्वीप जैसे विशाल देश भारत में नहीं। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है। उन सामान्यतः मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीतिक और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकते हैं और किसी दल को भी। वह चाहे तो इन दोनों में मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरना उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में खास तौर में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके प्रति उत्तरदायित्व कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता, लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व कौन है और उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। कार्टून बुझें शंकर चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट से ये कार्टून लिया गया है। नीचे छोटा आदमी और ये कान लगा के सुन रहे हैं। इस कार्टून में भीमकाय कांग्रेस के आगे विपक्ष एक बौने के रूप में दिखाया गया है। क्या यह हमारे निर्वाचन प्रणाली का परिणाम था?
29 मई 1949 की कहानी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। अगले अध्याय में हम संसदीय प्रणाली की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इस व्यवस्था की मांग है कि कार्यपालिका को विधायक में बहुमत प्राप्त हो। आप देखेंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई होगी, क्योंकि मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायक विधायिका में सीटें बंट जाएगी। सर्वाधिक कहाँ पहुंचे और क्या समझे नीचे। 2016 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के परिणाम दिए गए हैं। विधानसभा की संरचना कैसी होती यदि वह इजराइल की तरह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती। इसी पार्टी का बहुमत होगा। कौन सरकार बनाएगा। इस व्यवस्था का राजनीतिक दलों के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुल सीटें 234 232 पर चुनाव हुए। पार्टी वोट सीट समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सीट AIMDM के 40.77 135 सीट, DM के 31.64 88, INC 6.428, PM के 5.320, BJP 2.840, DMD के 2.390, CPI 0.790, IUML 0.731, अन्य दल 6.370, निर्दलीय 1.430, नोटा 1.330। मत से जीत वाली प्रणाली में अमूमन बड़े दलों या गठबंधन को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती हैं। अतः यह प्रणाली एक अस्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। अतः अंत में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी एक राष्ट्रीय व्यापी पार्टी बनाने को प्रेरित करेगी। संभवतः यह बात भी हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में रही होगी। संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं में को प्रमाणित करता है। संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को संविधान की कार्य प्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित हुई। इसने केंद्र और राज्य के बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की। इस प्रणाली ने उन दलों को भी हतोत्साहित किया जो किसी एक जाति या समुदाय से ही अपने सभी वोट प्राप्त करते हैं। सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। इसका मतलब है कि सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतियोगी हैं और यही दोनों बारी बारी से सत्ता प्राप्त करते हैं। नए दलों या किसी तीसरे पार्टी को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस संदर्भ में भारत में इस प्रणाली का अनुभव कुछ अलग है। स्वतंत्रता के बाद यद्यपि हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई, फिर भी एक दल का आश्चर्य उभर कर सामने आया। इसके साथ साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में रहे। 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्य प्रणाली को देखा जा सकता है। इसी के साथ अनेक राज्य में धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर रही है। लेकिन भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि गठबंधन सरकारों के आने से नए और छोटे दलों को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिल रहा है। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण हमने पहले पढ़ा कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाता है उसे ही चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है। इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है। यह भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि दबंग सामाजिक समूह और जातियां हर जगह जीत जाएगी और दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं
हो पाएगा। हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे और ऐसे दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूह के लिए उचित है और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही, इसने देश को अपूरणीय क्षति की है। पृथक निर्वाचन मंडल ने हमारी प्रगति को रोक दिया है। हम मुसलमान राष्ट्र में मिल जाना चाहते हैं, खुद के वास्ते मुस्लिम समुदाय के लिए किस प्रकार के आरक्षण पर विचार न करें। तालिम हुसैन संविधान सभा के वाद विवाद खंड 8 पृष्ठ संख्या 333 26 मई 1949। स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। सभा संविधान सभा ने अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी कि उनकी विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी, इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट दे तो डालें, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी को जीत को प्रभावित कर सकें, लेकिन पूरे देश पर नजर डालने पर वे अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे बढ़कर 20 तक कर दिया गया है। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे आगे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। इन दोनों समूहों को आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है। लोकसभा में 543 निर्वाचन सीटों में 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति 26 जनवरी 1919 की स्थिति के लिए आरक्षित हैं। लेकिन मैं भारत के आदिवासियों की ओर से कुछ कहना चाहता हूं। ब्रिटिश सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलों और हर प्रबुद्ध भारतीय नागरिक को धन्यवाद कि उनके ही कारण हमें अब तक ऐसे अलग थलग करके रखा गया था जैसे किसी को चिड़ियाघर में रखा जाता है। हम आपके साथ घुल मिलने को तैयार हैं और इसी कारण हमने व्यवस्थापिकाओं में सीटों के आरक्षण की मांग पर जोर दिया है। हमने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पूरे भारत की सभी विधानसभाओं में 1585 में कुल 24 विधायक आदिवासी थे और केंद्र में तो एक भी नहीं था। जयपाल सिंह संविधान सभा के वाद विवाद खंड 5 पृष्ठ संख्या 226 27 अगस्त 1947। कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे यह तय कौन करता है? किस आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्र का एक छोटा कोटा होता है जो उस राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग 2 बातों पर ध्यान देता है। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा होता है, लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों को पूरे देश में बिखराव समरूप है। जब कभी भी परिसीमन का कम होता है इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। संविधान अन्य अपेक्षित या कमजोर वर्गों के लिए इस प्रकार के आरक्षण
की कोई व्यवस्था नहीं करता। इधर लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठी। यह देखते हुए कि प्रतिनिधि संस्थाओं में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं, उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात हो रही है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। इसे हम स्थानीय सरकार वाले अध्याय में पढ़ेंगे। लोकसभा और विधानसभा में ऐसी ही व्यवस्था करने के लिए संविधान को संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव लाया गया, पर उसे पारित नहीं किया जा सका। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी यह है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। यदि हम लोकतंत्र को एक जमीनी हकीकत बनाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो। चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे मतदाताओं की आकांक्षाएं चुनाव प्रणाली में न्यायपूर्ण ढंग से व्यवस्था हो सके, ढंग से व्यक्त हो सके। कहाँ पहुंचे और क्या मुसलमान। भारत की आबादी में मुसलमान 14.2% है, लेकिन लोकसभा में मुसलमान सांसदों की संख्या समांतर 6% से थोड़ा कम रही है, जो जनसंख्या के अनुपात के आधे से भी कम है। यही स्थिति अधिकतर राज्य विधानसभाओं में भी है। 3 छात्रों के इन तथ्यों से 3 अलग अलग निष्कर्ष निकले। आप बताएं कि आप उनसे सहमत हैं या असहमत और क्यों। ही लाल। वह सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के अन्याय होने को दिखाता है। हमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनानी चाहिए। आरिफ। यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण देने के औचित्य को बताता है। आवश्यकता इस बात की है कि मुसलमानों को भी उसी तरह का आरक्षण दिया जाए जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों को दिया गया है। सभा। सभी मुसलमानों को एक जैसा मानकर बातें करने का कोई मतलब नहीं है। मुसलमान महिलाओं को इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें मुसलमान महिलाओं के लिए अलग आरक्षण चाहिए। ये चित्र में मैं इतना समझ रखती हूँ कि भविष्य में अपने करियर को चुन सकूँ और इतनी उम्र दराज हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस बना सकूँ, तो क्या मैं इतनी बड़ी नहीं कि वोट डाल सकूँ। यदि ये कानून मुझ पर लागू होते हैं तो मैं इन कानूनों को बनाने वाले के बारे में फैसला क्यों नहीं ले सकती। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने की अधिकार। चुनाव के तरीका निर्धारित करने के अतिरिक्त संविधान चुनाव के बारे में 2 अनमोल प्रश्नों के उत्तर देता है। मतदाता कौन है और कौन चुनाव लड़ सकता है। इन दोनों बिंदुओं पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनावों में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफी देर से आप और बड़े संघर्ष के बाद मिला। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। 1989 में 21 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। 1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। यह समानता और गैर रंग भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है। इसका अध्ययन हमने अधिकारों वाले अध्याय में किया है। अनेक लोग पहले और राज्य आज भी ऐसे मानते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार देना सही निर्णय नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व में समान रूप से विश्वास था। वे समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकते हैं। जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है वही चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सच है। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े
होने और जनता का प्रतिनिधित्व होने का अधिकार है, लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु और अर्हता भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। कुछ और भी प्रतिबंध हैं, जैसे एक कानूनी प्रतिबंध यह है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए जेल हुई हो तो वह चुनाव लड़ने की योग्य नहीं है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस रूप में हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए है खुली हुई है। ये कार्टून बुझें, ये शंकर चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट से कार्टून बनाया गया। हाथी के पीछे पोछ पकड़े हुए 31 अक्टूबर 1951 को सार्वभौमिक मताधिकार को हाथी के रूप में क्यों दिखाया गया है? क्या यह संभालने योग्य नहीं है, या यह उस कहानी की तरह है जिसमें कोई अंधे हाथी के अगले अलग अलग अंगों के आधार पर उसे बताने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जो चुनावों के संचालन और देखरेख के लिए बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि अनेक देशों में चुनाव कराने के लिए किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव है? अनुच्छेद 324 एक इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडलों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। संविधान के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय करने की भूमिका सौंपते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान की इस व्याख्या से सहमति व्यक्त की है। भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता, जैसा कि हम स्थानीय सरकारों वाले अध्याय में पढ़ेंगे। इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करते हैं और इनमें से प्रत्येक का काम करने का अपना अपना दायरा है। भारत का निर्वाचन आयोग एक संसद सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 1989 के आम चुनाव के ठीक पहले 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त कर इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। चुनाव के बाद उसे फिर एक सदस्यीय बना दिया गया। 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया। तब से यह बहुसदस्यीय बना हुआ है। शुरू में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को लेकर तरह तरह की शंकाएं थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच इस बात पर घोर मतभेद था कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त है। इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा। अब इस बात पर सामान्य सहमति है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इससे आगे की शक्तियां में साझेदारी हो गई और आगे आयोग पहले से कहीं ज्यादा जवाबदेह बन गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं है। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्णयों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान है। उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती हैं। ऐसे में संभव है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए जो चुनाव में सरकार का समर्थन करे। इस शंका के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव दिया। उनका सुझाव है कि इसके लिए एक भिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना जरूरी होना चाहिए। संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्य
काल की सुरक्षा देता है, जिन्हें 6 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो पहले खत्म हो के लिए नियुक्त किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से। ये चित्र में क्या अब यह व्यवस्था अस्थायी हो गई है या सरकार एक सदनीय सदस्यीय निर्वाचन आयोग को दोबारा कायम कर सकती है? क्या संविधान इस खेल की आज्ञा देता है? विशेष बहुमत का अर्थ है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्यों का साधारण बहुमत। मान लीजिए कि आपको अपनी कक्षा में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पास करना है। कल्पना करें कि आपकी कक्षा में 75 विद्यार्थी हैं, लेकिन मतदान के लिए केवल 51 विद्यार्थी उपस्थित हैं और उनमें केवल 50 ने ही मतदान में भाग लिया। इस परिस्थिति में आप कब कहेंगे कि प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास हो गया? इस पुस्तक के कम से कम 3 अध्यायों में आपको विशेष बहुमत का उल्लेख मिलेगा। एक तो कार्यपालिका से संबंधित अगले ही अध्याय में है, जहां राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है। अन्य उन 2 स्थानों को ढूंढे जहां पर विशेष बहुमत की चर्चा की गई है। विशेष बहुमत की चर्चा की गई है। पारित कर इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोई भी सरकार उस मुख्य निर्वाचन आयोग को न हटा सके जो चुनावों में उसकी तरफदारी करने से मना करे। निर्वाचन आयोग को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। भारत के निर्वाचन आयोग के पास काफी सारे काम हैं। वह मतदाता सूची को नया करने के काम को देख रेख करता है, पूरा प्रयास करता है मतदाता सूची में गलतियां न हो, अर्थात पंजीकृत मतदाताओं के नाम न छूट जाएं और न ही उसमें ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदान के अयोग्य हो या जीवित न हो। वह चुनाव का समय और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है। इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख होता है: चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा। इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। वह पूरे देश, किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहां माकूल माहौल नहीं है तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी, तो वह दोबारा मतगणना कराने की भी आज्ञा दे सकता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी होते हैं। वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराता है, लेकिन एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने पर चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं और इस संबंध में निर्वाचन आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण होता है। निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला कर सकता है या उनके तबादले को रोक सकता है। अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल रहे तो आयोग उसके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है। विगत वर्षों में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा है, जिसने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। उसने चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से काम किया है। निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है कि संस्थाओं की कार्यप्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी या संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है। यह आम धारणा है कि 25 वर्ष पहले से मुकाबले आज निर्वाचन आयोग ज्यादा स्वतंत्र और प्रभावी है। ऐसा इसलिए नहीं है कि निर्वाचन आयोग की शक्तियां या उसके संवैधानिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने केवल उन शक्तियों का और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया है जो उसे संविधान में पहले से ही प्राप्त थी। 1951 से 1952 से लोकसभा के 16वें चुनाव हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा विधि
विधानसभाओं के अनेक चुनाव और उपचुनाव कराए गए हैं। निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब और जम्मू और कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने के अनेक कठिनाई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। उसे 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। निर्वाचन आयोग को 2002 में एक अन्य गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा, जब गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई और चुनाव कराना पड़ा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने पाया कि राज्य में अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तुरंत संभव न था। निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनावों को कुछ महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को वैध ठहराया। कार्टून बुझेल आर के लक्ष्मण, टाइम्स ऑफ इंडिया से कार्टून लिया गया है। एक व्यक्ति खड़े, सावधान, चुनाव जीतना अब मुश्किल काम होने वाला है। अब नई आचार संहिता, सही और स्वच्छ मतदान तथा कड़े अनुशासन जैसी नई मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। नेताजी चुनाव आयोग से डर गए हैं। वे कह रहे हैं कि हमें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की चुनौती झेलनी है। नेताजी चुनाव आयोग से डरते क्यों हैं? क्या यह स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छी है? कहाँ पहुंचे, क्या समझे? निर्वाचन आयोग इन शक्तियों और विशेषाधिकार को देने के बारे में आप क्या सोचते हैं? यदि ऐसा नहीं किया जाता तो क्या होता? निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी कार्यों में लगाए गए सरकारी कर्मचारियों को आदेश दे सकता है। सरकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकती। आयोग उस चुनाव को रद्द कर सकता है जो निष्पक्ष न लगे। चुनाव सुधार, यह कानून में परिवर्तन करके चुनाव में धन और बल के प्रयोग को रोका जा सकता है। क्या केवल कानून बदलने से कोई चीजें वास्तव में बदलती हैं? चुनाव सुधार में चुनाव का कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती। उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती है। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीके को बराबर खोजते रहना पड़ता है। वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन पिछले 66 वर्षों के अनुभवों के बाद हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। चुनाव सुधारों के सुझाव निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दलों, स्वतंत्र समूहों और अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए। इनमें से कुछ सुझाव इस अध्याय में उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित करने के बारे में है। हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किस प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना चाहिए। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे। संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएं। चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। सरकार को एक विशेष निधि से चुनाव खर्चों का भुगतान करना चाहिए। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए। राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए यह कानून होना चाहिए। ये कुछ सीमित सुझाव हैं। इन सुझावों को कोई आम राय नहीं है, लेकिन यदि उन पर आम राय बन भी जाए तो भी कानून और औपचारिक प्रावधान का एक सीमा तक ही कारगर हो सकते हैं। वास्तव में लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल और वे सभी लोग जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करें। कानूनी सुधारों के अतिरिक्त 2 और तरीके हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करे। पहला तो यह कि जनता को स्वयं ही और अधिक सतर्क रहना चाहिए तथा राजनीतिक कार्यों में और सक्रियता से भाग लेना। राजनीतिक कार्यों में और सक्रियता। कार्टून पूछे आर के लक्ष्मण, टाइम्स ऑफ इंडिया से कार्टून लिया गया है। पुरानी आदतें छोड़ो और कैमरे के सामने आओ। अब तो तुम्हें टिकट मिल गया है और चुनाव लड़ना है।
क्या गंभीर अपराध से संलिप्त अपराधी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए, भाग लेना चाहिए। लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने की अपनी सीमाएं हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि अनेक राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक संगठनों का विकास किया जाए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पहरेदारी करें। निष्कर्ष, जिन देशों में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है वहां चुनाव और चुनाव का प्रतिनिधित्व वाला स्वरूप लोकतंत्र को प्रभावी और विश्वसनीय बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। भारत में चुनाव व्यवस्था की सफलता अनेक आधारों पर मापी जा सकती है। हमारी चुनाव व्यवस्था ने मतदाताओं को न केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता दी, बल्कि उन्हें केंद्र और राज्यों में शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को बदलने का अवसर भी दिया है। तो मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि ली है और उसमें भाग लिया है। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों और दलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 3 चुनाव व्यवस्था में सभी को स्थान मिला है और यह सभी को साथ लेकर चली है। हमारे प्रतिनिधियों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी धीरे धीरे बदली है। अब हमारे प्रतिनिधि भी विभिन्न सामाजिक वर्गों से आते हैं, यद्यपि इनमें अभी महिलाओं की संख्या में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है। 4 देश के अधिकतर भागों में चुनाव परिणाम चुनावी अनियमितताओं और धांधली से प्रभावित नहीं होते। यद्यपि चुनाव में धांधली करने के अनेक प्रयास किए जाते हैं। आपने चुनाव में हिंसा, मतदाताओं सूचियों से वोटरों के नाम गायब होने की शिकायत, डराए धमकाए जाने आदि की शिकायत अक्सर सुनी होगी। फिर भी ऐसी घटनाओं से शायद ही कोई चुनाव परिणाम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव हमारे लोकतांत्रिक जीवन के अभिन्न अंग हो गए हैं। कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि कभी कोई सरकार चुनाव में जनादेश का उल्लंघन भी करेगी। इस तरह कोई यह भी कल्पना नहीं कर सकता कि बिना चुनाव के कोई सरकार बन सकेगी। वास्तव में भारत में निश्चित अंतराल पर होने वाले नियमित चुनाव को एक महान लोकतांत्रिक प्रयोग के रूप में ख्याति मिली है। इन सभी बातों से हमारी चुनाव व्यवस्था को देश विदेश में आदर से देखा जाता है। भारत में मतदाता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है। मतदाताओं की निगाह में निर्वाचन आयोग का कद बढ़ा है। यह हमारे संविधान निर्माताओं के मूल निर्णयों को उचित ठहराता है। यदि चुनाव प्रक्रिया को कुछ और दोष रहित बनाया जा सके तो हम मतदाता और नागरिकों के रूप में लोकतंत्र के इस महत्व का अच्छी तरह आनंद उठा सकेंगे और इसे अर्थपूर्ण बना सकेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, एनवीडी प्रतिज्ञा। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा व निर्वाचक सहभागिता से सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन SVEEP कार्यक्रम और निर्वाचन साक्षरता क्लब, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ELC के बारे में जानकारी के लिए देख सकते हैं http://ECISVEEPNIC इन पर।